Hello friends, welcome to the S1 classes. How are you all? Hope you all are doing well. In this particular video, we will discuss the paper of English language asked in UPTET exam which was held on 28th November 2021. Although this exam was cancelled due to paper leak, even though it will be helpful for upcoming TETS exam. If you are visiting first time at our YouTube channel S1 classes, then do subscribe our channel, and if you like the video then press the like button and also comment, मतलब कमेंट भी कर दीजिएगा कुछ अच्छा हो तो, और कुछ अगर आपको लगे कि कुछ सजेस्टिंग टाइप, मतलब ये सजेस्ट करना ये कमी रहेगी तो आप उसको भी कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड मतलब पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि ये रहा आपका पेपर का 61 क्वेश्चन और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि चूज एन एप्रोप्रिएट कंजक्शन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे दिए गए जो सेंटेंस दिया गया है उसमें एक उचित कंजक्शन को आपको ऐड करना है और ऑप्शन है आपके। फर्स्ट ऑप्शन इज ऐड, मतलब एज, सॉरी। सेकेंड ऑप्शन इज वाइल, थर्ड ऑप्शन इज अनलेस एंड फोर्थ ऑप्शन इज सो। तो स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज़ हार्ड, मतलब ये कहावत भी है कि लोहे पर तब प्रहार करना चाहिए जब वो एकदम गर्म हो। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये 62। इसमें पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर द सेंटेंस। ओके, नीचे दिए गए सेंटेंस का ये प्लीज सिट डाउन का आपको पैसिव, करेक्ट पैसिव ढूंढना है। तो ऑप्शन आर, फर्स्ट ऑप्शन इज वन शुड सिट डाउन, सेकेंड ऑप्शन है आई आस्क्ड हिम टू सिट, थर्ड ऑप्शन है यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन एंड फोर्थ ऑप्शन इज सिट डाउन। तो आप जानते होंगे कि यहाँ प्लीज़ सिट डाउन का जो पैसिव बनता है, मतलब यहाँ प्लीज़ लगा है तो इसका मतलब रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो सिंपल स्टार्टिंग होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, मतलब प्लीज़ को हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाएंगे, उसके बाद टू से ऐड करके सिट डाउन जोड़ देंगे। ओके, तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, मतलब प्लीज़ सिट डाउन का पैसिव होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। तो 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें पूछा गया है 63, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज ग्रामेटिकली करेक्ट। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें पूछा गया है कि कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन इज ब्रेड एंड बटर आर होलसम फूड, सेकेंड ऑप्शन इज ब्रेड एंड बटर इज अ होलसम फूड, थर्ड ऑप्शन इज ब्रेड एंड बटर, सॉरी, ब्रेड एंड मिल्क आर अ होलसम फूड, एंड फोर्थ ऑप्शन इज ब्रेड एंड मिल्क विल बी होलसम फूड। तो आप जानते हैं कि ब्रेड एंड मिल्क को क्या करते हैं हम हमेशा एक साथ, मतलब पढ़ते हैं व लिखते भी हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ मतलब ऐसा एंड की वजह से आपको लग रहा होगा कि यहाँ ब्रेड एंड बटर दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आ जाएगा आर। ये बिल्कुल गलत है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो हमेशा, मतलब ये ब्रेड एंड बटर एक, सॉरी, ब्रेड एंड मिल्क एक वस्तु को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज आता है। तो इस प्रकार जो 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ब्रेड एंड मिल्क इज अ होलसम फूड। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 60, मतलब यहाँ डायरेक्शन दिया है, कुछ डायरेक्शन को पहले पढ़ते हैं कि रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। मतलब क्वेश्चन नंबर 64 एंड 65 का आंसर देना है आपको पढ़ के पैसेज। ठीक है, कुछ स्टैंजा दिया गया है, तो स्टैंजा ना पढ़ के पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर स्टैंजा बाद में पढ़ेंगे। इसमें पूछा गया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्लेक। फ्लेक का मीनिंग पूछा गया है, तो फ्लेक का मीनिंग मतलब वैसे भी ड्रॉप्स ऑफ द रेन एंड अ स्मॉल थिन पीस होता है। तो इस प्रकार जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। ओके, आप चाहें तो स्टैंजा पढ़ सकते हैं, ये स्टैंजा आया था, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। वैसे आंसर देने के लिए स्टैंजा की कोई ज़रूरत नहीं थी, आपको अगर वर्ड पावर मजबूत है तो आप दे देंगे। ओके, अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये था प्रश्न 64 और अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या, मतलब क्वेश्चन नंबर 65।
इसमें पूछा गया है कि डीप एंड कीप आर, ऑप्शन है आपके कि सिमिली, मेटाफर, राइमिंग वर्ड्स एंड एलिटरेटिव वर्ड्स। तो डीप एंड कीप ये सिमिली मतलब यहाँ अलंकार है, इंग्लिश में टाइप होता है, टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली, मेटाफर ये सब। तो ये डीप एंड कीप क्या है, राइमिंग वर्ड है, ठीक है। तो इस प्रकार 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। राइमिंग मतलब समझ रहे हैं ना, कि जैसे डीप कीप कहने में एकदम सेम सेम लग रहे हैं, तो वही होता है राइम, लास्ट में मिलता है। अगला प्रश्न संख्या 66 66, इसमें पूछा गया है कि द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू इन्हेंस द लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड इन एजुकेशन। तो ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन इज आईटी, सेकंड आईसीटी, थर्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फोर्थ ऑप्शन इज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का प्रयोग क्या कहलाता है, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो द करेक्ट ऑप्शन of the question 66 will be second option. Okay, move to the next question. Question number 67. The sentence John will be leaving for England tomorrow is in, मतलब John will be leaving for England tomorrow ये किस टेंस में है? ऑप्शन है आपके पास्ट कंटिन्यूस, सेकेंड ऑप्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट, थर्ड ऑप्शन फ्यूचर कंटिन्यूस और फोर्थ ऑप्शन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो किस सेंटेंस में सॉरी किस टेंस में है? तो जॉन विल बी, अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब विल बी कहाँ लगता है, अब अच्छे से टेंस आना चाहिए इसके लिए पूरा। तो अगर आपको टेंस पता होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी का प्रयोग किया जाता है, विल बी के साथ आईएनजी फॉर्म। तो इसलिए 67 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, अगला प्रश्न है 68, इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, ऑप्शन इज फर्स्ट, शी लिव्स इन अ लोकेलिटी ऑफ हर लाइकिंग, सेकेंड ऑप्शन इज रवि डिड नॉट लाइक दैट बियर्ड मैन, थर्ड ऑप्शन इज ही रीड्स व्हाट ही लाइक्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज रमेश इज अ मैन ऑफ रोबस्ट बॉडी। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, मतलब ऐसा सेंटेंस जो मतलब क्या होता है कि उसके मतलब दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट से उसका पूरा सेंस नहीं निकलता है। जैसे थर्ड ऑप्शन देखते हैं, ही रीड्स व्हाट ही लाइक्स, मतलब अगर हम इसको दो पार्ट में बांटे तो क्या होता है कि ही रीड्स वो पढ़ता है, क्या पढ़ता है, इसका हमको पूरा सेंस नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए हमको और मतलब शब्दों की ज़रूरत है पूरे पार्ट्स की। तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, ही रीड्स व्हाट ही लाइक्स। ओके, तो 68 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ही रीड्स व्हाट ही लाइक्स। अगला प्रश्न 69 में द टीचर इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स यूजुअली टीच देयर स्टूडेंट्स इन, ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन इज द डायरेक्ट मेथड, सेकंड ऑप्शन इज द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, थर्ड ऑप्शन इज बाइलिंगुअल मेथड एंड फोर्थ ऑप्शन इज द स्ट्रक्चरल मेथड। तो टीचर इंग्लिश मीडियम स्कूल में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, यूजुअली मतलब अक्सर यूज़ करते हैं द डायरेक्ट मेथड। ओके, तो 69 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 होगा। अगला प्रश्न है 70, इसमें पूछा गया है कि फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस इज द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे। ओके, ऑप्शंस इज द ब्यूटीफुल, सेकंड ऑप्शन इज ब्यूटीफुल रेनबो और थर्ड ऑप्शन इज रेनबो शून फेडेड अवे, फोर्थ ऑप्शन है द ब्यूटीफुल रेनबे। इसमें पूछा क्या गया है मतलब यहाँ आपको ना सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। ये सेंटेंस दिया गया है द ब्यूटीफुल रेनबो शून फेडेड अवे, फेडेड मतलब मुरझा जाना, जल्द ही मुरझा गया। ब्यूटीफुल रेनबो आप जानते हैं, सुंदर, रेनबो मीन्स इंद्रधनुष, एक सुंदर सी इंद्रधनुष जल्द ही मुरझा गया, फेडेड मतलब मुरझाना या गायब हो जाएगा। तो यहाँ इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना था। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, मतलब द ब्यूटीफुल तो होगा नहीं, सिर्फ सिंपल उसके बाद ब्यूटीफुल रेनबो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ द से स्टार्ट होगा। तो आपका जो मतलब सही सब्जेक्ट होगा वो हो जाएगा द ब्यूटीफुल रेनबो। ये आपका पूरा क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, तो इसीलिए 70 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहा है कि सप्लाई द करेक्ट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। करेक्ट आर्टिकल आपको फिल करना है नीचे दिए गए वाक्यों में। रघु इज डैश वन आइड मैन,
तो यहाँ वन वन कैसे लिखा जाता है, ऐसे, मतलब आप जानते हो आर्टिकल ए एन का प्रयोग अभी लेटर के साथ, मतलब यहाँ ओ के साथ नहीं लगता है, जैसे ओ लेटर को देख के नहीं लगता है। जैसे आप जानते होंगे कि ए ई आई, ये 5 ए ई आई ओ यू, ये 5 स्वर होते हैं, तो ये जहाँ जहाँ आते हैं उसके पहले एन लगता है, ऐसा सिखाया जाता है छोटे बच्चों को। लेकिन ऐसा होता नहीं। फाइनली मतलब आर्टिकल का प्रयोग हम प्रोनाउंसिएशन के आधार पे करते हैं। अगर उसका प्रोनाउंसिएशन स्वर के जैसा होता है तो वहाँ हम एन लगाते हैं, अगर व्यंजन हिंदी के व्यंजन वर्डों का होता है तो वहाँ आ लगाते हैं। जैसे यहाँ हम इसका जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे, क्योंकि वन आइड मैन, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे व, तो हिंदी का वह क्या है, व्यंजन है, तो इसलिए यहाँ एन न लग के क्या लगेगा, अ लगेगा, अ वन आइड मैन। इस प्रकार 71 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न मतलब क्वेश्चन नंबर 72 कि ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल, कौन सा यहाँ वर्ड्स आ रहे हैं ना, तो वो क्या होगा कि मतलब नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द प्लूरल है। तो चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन होता है। कैटल नहीं है। सेक्शन, सॉल्यूशन, इसमें क्या होगा, मतलब प्लूरल वर्ड पूछा है ना, तो कैटल जो होगा ना वो हमेशा प्लूरल वर्ड ही होता है। सेक्शन माने भाग, सॉल्यूशन माने हल या फिर विलेन कह सकते हैं। तो और चाइल्ड मीन्स बच्चा, इसका प्लूरल चिल्ड्रेन होगा। सेक्शन, सेक्शन का प्लूरल सेक्शंस होगा, यहाँ यस लगेगा, और सॉल्यूशन का भी यस लगेगा। तो इस प्रकार जो कैटल होगा ऑलरेडी मतलब हमेशा प्लूरल में ही यूज किया जाता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैटल, ऑप्शन नंबर सेकेंड 72 का। 73rd, इसका ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज इन प्लूरल, कौन सा नाउन बहुवचन में, प्लूरल मतलब जानते हैं ना आप, बहुवचन में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज न्यूज़, सेकेंड इकोनॉमिक्स, थर्ड टेनिस एंड फोर्थ ऑप्शन इज क्राइसिस। तो जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हालांकि न्यूज़ हमेशा एक सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, टेनिस भी सिंगुलर और क्राइसिस भी सिंगुलर, तो यहाँ जो प्लूरल होता है वो इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक्स क्या होता है, सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लूरल में भी यूज होता है, इसीलिए ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टेनिस हमेशा सिंगुलर में यूज होता है और क्राइसिस भी हमेशा सिंगुलर में ही, प्लूरल में यूज नहीं करते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर में और प्लूरल में भी यूज किया जा सकता है। तो वैसे अगर देखा जाए तो सिंगुलर भी है, लेकिन यहाँ प्लूरल पूछा है और कोई ऑप्शन प्लूरल है नहीं, तो सेकेंड ही हो जाएगा इकोनॉमिक्स आपका प्लूरल, और 73 का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 74th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, फिर से पैसिव वॉइस पूछा गया है। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट माई नर्व्स आर बैड टू नाइट, सेकेंड ऑप्शन ही टेक्स हिज क्लासेस punctually, third option a letter was written by him yesterday, and fourth option is it looks good and gracious। तो यहाँ आपको क्या पूछा गया कि मतलब कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। तो आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस में क्या होता है कि लेटर मतलब पहले ऑब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, रिटन बाई, उसके बाद बाई लगता है, उसके बाद फिर ही मतलब ही का हिम हो गया, फिर एस्टरडे। तो यहाँ अगर करेक्ट पैसिव वॉइस देखा जाए तो सिर्फ एक ही लिखा है, लेटर वॉज रिटन बाई हिम एस्टरडे। 74 का करेक्ट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, बाकी कोई पैसिव वॉइस में नहीं है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन, आपको सही प्रीपोजिशन के साथ यहाँ डैश को भरना है। सेंटेंस इज नाइदर ही इज सॉरी डैश हिज फादर, तो नाइदर के साथ हमेशा नॉर लगता है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। ऑप्शन है और, नॉट, नॉर और आइदर, तो बताया ना नाइदर के साथ क्या लगता है, हमेशा नॉर लगता है, और आइदर के साथ और लगेगा। ठीक, तो यहाँ नाइदर है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, 75 का ऑप्शन नंबर थर्ड। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76, इसमें 76 यहाँ रहे, इसमें पूछा गया कि ऐड द राइट सफिक्स टू प्लूरलाइज द वर्ड डिक्शनरी। डिक्शनरी में प्लूरलाइज मतलब इसको प्लूरल बनाने के लिए आपको एक सफिक्स जोड़ना पड़ेगा। ओके, क्या जोड़ें कि यह प्लूरल में हो जाए। और वर्ड है डिक्शनरी, और ऑप्शंस हैं आपके ई एन, एस और आई एस और ई एस, फोर्थ ऑप्शन है। ओके, तो डिक्शनरी में आप क्या करेंगे, वाई हटाइए और आई ई एस जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा डिक्शनरीज, क्या हो जाएगा, आई जोड़ेंगे तो आई ई एस जोड़ेंगे तो क्या होगा डिक्शनरीज हो जाएगा, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। ओके,
अगला क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसेज, मतलब रीड द फॉलोइंग पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 77 एंड 78। आपको पढ़ के जो पैराग्राफ दिया गया है उसको पढ़ के 77 और 78 का आंसर देना है। तो आप पैसेज पहले देख लीजिए अच्छे से, फिर हम चलें कहाँ क्वेश्चन पे। ये रहा आपका पूरा पैसेज। अब हम पैसेज बाद में पढ़ेंगे, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। द गंगा इज अ सिंबल ऑफ, तो आप ओके पहला मतलब ये रहा 77 क्वेश्चन, ये रहा कि द गंगा इज अ सिंबल ऑफ, आपको इसका आंसर ढूंढना है। ऑप्शंस भी देख लीजिए, इंडियाज रिच ग्रीन ग्रोथ, इंडियाज रिच मिनरल्स, थर्ड ऑप्शन इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, एंड फोर्थ ऑप्शन इज इंडियाज ब्राइट फ्यूचर। अब पैसेज को करने का तरीका, मतलब मेरा तरीका है कि पहले आप क्या करिए, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप पैसेज पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपको पूरा पैसेज नहीं पढ़ना पड़ता है, कभी कभी पढ़ना भी पड़ जाता है, और कुछ लाइंस पढ़ के ही आपको आंसर मिल जाता है, तो इससे आपका क्या होता है, टाइम बचता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, जब भी पैसेज वाले क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो पहले क्वेश्चन पढ़ें फिर पैसेज पढ़ें। ये रहा हमारा 77 वाला क्वेश्चन। और 78 पूछा गया है कि व्हाट आर द थिंग्स लव्ड बाय द ऑथर मेंशन्ड इन द गिवन पैसेज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कि, मतलब ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज। सेकेंड ऑप्शन है द रीज फील्ड एंड फॉरेस्ट्स। थर्ड ऑप्शन द फॉलोइंग रिवर्स, flowing rivers and streams. Third option, the snowy peaks and the deep valleys of the Himalayas as well as the rich and vast plains below. तो आपको इसमें ये बताया कि मतलब व्हाट आर द थिंग्स, ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं लव्ड बाय द ऑथर, जो जिसको मतलब जो ऑथर को पसंद थी, मेंशन्ड इन द गिवन पैसेज में जो मेंशन्ड भी हो, ऐसा कोई वस्तु बताइए। चलिए अब हम प्रश्न मतलब पढ़ लिया हमने, पैसेज पढ़ते हैं। तो पैसेज स्टार्ट करते हैं कि हाँ, द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया बिलव्ड ऑफ हर पीपल राउंड विच आर इंटरविंड हर रेसियल मेमोरीज, हर होप्स एंड फियर्स, हर सॉन्ग्स ऑफ ड्रीम्स, हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स। शी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। एक का हमको पहले का प्रश्न मतलब 77 का आंसर मिल गया। वही पूछा था ना कि विच मतलब इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन कौन सा है, यहाँ देखिए द गंगा इज सिंबल ऑफ, तो द गंगा इज सिंबल ऑफ, इसका सिंबल है इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। इसका आंसर पता चल गया हमके 77 का। अगला और आगे पैसेज पढ़ते हैं फिर 78 का। आगे है कि यहाँ तक हो गया, ever changing, ever flowing, and it ever the same Ganga. She reminds me of the snow-covered peaks and the deep valleys of the Himalayas, which I have loved so much. इसका मतलब विच आई हैव लव्ड, यहाँ देखिए विच लिखा है ना, इसका मतलब जो पीछे लिखा गया उसको ऑथर पसंद करता था। तो क्या क्या लिखा है कि यहाँ देखिए स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज, तो यही ऑप्शन में लगा दीजिए और आगे पढ़ सकते हैं आप पूरा पैसेज। तो 78 का ये रहा क्वेश्चन, और यही पूछा था ना कि व्हाट आर द थिंग्स लव्ड बाय द ऑथर, तो यही था द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज, इसलिए ये 78 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा कि पैसेज को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मज़ा आया आपको और अच्छा लगा हो मेरा तरीका तो वीडियो को लाइक करें, इसको मतलब शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और कमेंट्स प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए, कुछ अच्छा बुरा जो भी आपको लगे कमेंट ज़रूर करा करिए लास्ट में वीडियो के। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या ये 78 हो गया, 79 ओके। 79 कहा कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फिर से यहाँ आपको प्रीपोजिशन बढ़ना है। आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू डैश योर एग्ज़ाम्स रिजल्ट, मैं आपको मतलब कंग्रेचुलेट करता, बधाई देता हूँ आपके एग्ज़ाम के रिजल्ट में। तो ऑप्शन है आपके यहाँ प्रीपोजिशन क्या भरा जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज़ एट, सेकेंड ऑप्शन टू, थर्ड ऑप्शन ऑन एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ अपॉन। तो यहाँ हमेशा कंग्रेचुलेट के साथ ऑन का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग, ऑन का प्रयोग किया जाता है। मतलब आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू ऑन योर एग्ज़ाम्स रिजल्ट। तो सो 79 का थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 80, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फिर से आर्टिकल आपको भरना है। स्टरडे डैश यूरोपियन कॉल्ड मी
सॉरी यूरोपियन कार्ड एट माई ऑफिस। यहाँ फिर से आपको ए एंड द वाला भरना है। ऑप्शंस आर फर्स्ट ऑप्शन इज ए, सेकंड एंड, थर्ड ऑप्शन द, एंड फोर्थ ऑप्शन नाउन ऑफ द एबव। आप जानते हैं यहाँ ई है, लेकिन इसको पढ़ेंगे, मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि ए भरा जाएगा या तो एन भरा जाएगा, यहाँ द का कोई काम नहीं। तो यहाँ ई है, तो ई की वजह से हम कभी एन नहीं लगाएंगे। इसको पढ़ेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा यूरोपियन। क्या लिखा जाएगा? ऐसे लिखेंगे ना, मतलब यू के साथ लिखेंगे कुल मिला जुला के। यहाँ देखिए यह मतलब व्यंजन, हिंदी का व्यंजन है, तो यहाँ हमेशा क्या लगाया जाएगा? इसलिए ए भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? ए। यस्टरडे अ यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, यहाँ ए भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन IT1 क्वेश्चन नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सुटेबल आर्टिकल। फिर से आर्टिकल, भर भर के आर्टिकल पूछा गया था। इन द फॉलोइंग सेंटेंस, अब यहाँ आपको डैश गंगा इज, फिर डैश सैक्रेड रिवर। सैक्रेड मतलब होता है पवित्र, होली। ओके, तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ? आप जानते हैं गंगा एक स्पेसिफिक रिवर का नाम है, तो यहाँ पक्का द लगेगा। क्या लगेगा? द। तो इसका मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, एंड सेकंड में और थर्ड में द दिया है, तो द पहला हो गया। और हमेशा द गंगा इज, तो एक नदी होगी कि बहुत नदी? तो होगा ना हमेशा, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। मतलब द गंगा इज़ अ सैक्रेड रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है, तो इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 82 फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंजक्शन। फिर से आपको कंजक्शन भरना है। वॉक क्विकली डैश यू विल नॉट ओवरटेक हिम। इसमें कहा कि मतलब क्विकली, जल्दी जल्दी चलो, वरना यू विल नॉट ओवरटेक हिम, तुम उसको ओवरटेक नहीं कर सकते हो। जहाँ ऑप्शन हैं लिस्ट, सेकेंड ऑप्शन नॉर, एंड थर्ड ऑप्शन एंड ही है, और फोर्थ ऑप्शन इल्स है। तो लिस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है, यहाँ शुड है नहीं तो लिस्ट नहीं होगा। नॉर नाइदर के साथ यूज किया जाता है, यहाँ एंड तो होगा नहीं, और एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा? इल्स। मतलब वॉक क्विकली इल्स यू विल नॉट ओवरटेक हिम विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मतलब फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन ऑफ 82। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। फिर से आर्टिकल आ गया। डैश राजधानी एक्सप्रेस इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ, फिर डैश फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। तो यहाँ राजधानी एक्सप्रेस एक स्पेशल ट्रेन का नाम है, मतलब स्पेसिफिक ट्रेन का नाम है, तो यहाँ हमेशा क्या लगेगा? द। और फिर वन ऑफ द फास्टेस्ट, ये क्या है? आप जानते हैं कि मतलब यहाँ भी द लगेगा। फास्टेस्ट इज क्या होगा? ये सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? आप जानते हैं फास्टेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री। 3 फॉर्म होते हैं ना, कंपैरेटिव, फिर मतलब उसके बाद लास्ट में सुपरलेटिव होता है तीसरा। तो फास्टेस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? द। तो यहाँ भी द प्रयोग होगा और यहाँ भी द प्रयोग होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा 83 का। अगला प्रश्न 84, 84 है, विच prefix कैन बी यूज्ड बिफोर ऑल द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए, उसमें कौन सा प्रोफिक्स सभी के साथ ऐड हो सकता है? जैसे प्रॉपर, पोलाइट, मोर्टल, मूवेबल। तो आप जानते हैं प्रोफिक्स पहले लगते हैं और सफिक्स बाद में लगते हैं, तो यहाँ पहले आपको जोड़ना है। तो यहाँ देखिए, अगर हम प्रॉपर है ना, तो इम अगर लगा देंगे हो जाएगा इम्प्रॉपर, मतलब उसका अपोजिट हो जाएगा। पोलाइट का इम्पोलाइट, मोर्टल का इमोर्टल, और मूवेबल का इमूवेबल, मतलब जो ना हिल सके। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आई एम। ठीक है, अन नहीं लगेगा, डबल एल नहीं लगेगा, आई आर नहीं लगेगा। ओके, 84 का फोर्थ ऑप्शन आई एम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 85, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब बताना था कौन सा भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन फर्स्ट गोल्ड, सेकंड ऑप्शन क्राउड, थर्ड ऑप्शन इज ह्यूमैनिटी, एंड फोर्थ ऑप्शन इज टी। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है? भाववाचक गोल्ड नहीं है, पदार्थवाचक है क्राउड भी नहीं है, समूहवाचक टी भी नहीं है, और कौन सा बचा? ह्यूमैनिटी, मतलब मानवता, क्या है? एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए 85 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 86, इसमें कहा कि प्लूरल ऑफ द मैक्सिमम। मैक्सिमम का प्लूरल आपको बताना था। ऑप्शन है मैक्सिमा, सेकेंड ऑप्शन है मैक्सिमम, थर्ड ऑप्शन मैक्सिमस, एंड फोर्थ ऑप्शन इज मैक्सिस।
तो मैक्सिमम का जो प्लूरल होगा वो हमेशा होता है मैक्सिमा। क्या होगा? मैक्सिमा। तो इस मतलब फर्स्ट ऑप्शन में मैक्सिमा, तो करेक्ट हो जाएगा 86 का फर्स्ट ऑप्शन। और 87 का, ऐड द राइट सफिक्स टू प्लूरलाइज द वर्ड मेमेंटो। वट मतलब इसको क्या करना है, सफिक्स को ऐड करके इसको प्लूरल बनाना है। सफिक्स मतलब बाद में जोड़ता है। तो ऑप्शन है IES, YES या थर्ड ऑप्शन ES या EN। आपको क्या जोड़ना है? पहली बात ये जानिए कि मेमेंटो हमेशा जब भी ओ आता है ना तो उसके साथ हमेशा, जैसे मैंगो होता है ना, MANGO, तो मैंगो के लास्ट में ओ आया तो हमेशा इसके साथ क्या लगता है? ES लगता है। ठीक है, अगर वाई रहता तो उसको वाई को हटाकर IES जोड़ते हैं। यहाँ ओ आया मेमेंटो तो उसके साथ क्या लगाएंगे? ES लगाएंगे, तो हो जाएगा मेमेंटोज। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द वर्ड कैजरीना। इसको क्या करना है? जेंडर आइडेंटिफाई करना है इस वर्ड का। अगर अर्थ नहीं पता है तो आप शायद ही कर पाओ इस क्वेश्चन को। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, मतलब यही एक अच्छा क्वेश्चन था पूरे पेपर का। फर्स्ट ऑप्शन इज फेमिनिन जेंडर, सेकंड ऑप्शन इज मैस्कुलिन जेंडर, थर्ड ऑप्शन इज न्यूटर एंड फोर्थ ऑप्शन इज कॉमन जेंडर। तो कॉमन तो होगा नहीं। यहाँ कैजरीना का मतलब होता क्या है कि फीमेल रूलर ऑफ द रसिया, मतलब रसिया की महिला शासिका। क्या होता है कि फीमेल रूलर ऑफ रसिया, ठीक, ऑफ रसिया। तो फीमेल रूलर ऑफ द रसिया, जब फीमेल आ गया तो फिर क्या होगा? फेमिनिन जेंडर। कौन सा जेंडर? फेमिनिन जेंडर, मतलब स्त्रीलिंग। ओके, 88 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 89। 89 क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। फिर से प्रीपोजिशन, कंजक्शन, नाउन, मतलब आर्टिकल, यही सब तो आया था इस पेपर में। और सेंटेंस क्या है कि द कूली कैरीड अ सूटकेस डैश हीज हेड। ऑप्शंस आपके हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज ऑन, सेकंड ऑप्शन बाय, थर्ड ऑप्शन इन एंड फोर्थ ऑप्शन इज एट। तो द कूली कैरीड अ सूटकेस कहाँ, किस पर ले जाएगा? ऑन हिज हेड, अपने सिर पर ले गया। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। 89 का फर्स्ट ऑप्शन ऑन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न एंड लास्ट प्रश्न ऑफ दिस वीडियो एंड इंग्लिश लैंग्वेज 90, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल। देखिए आपको बताना था कौन सा वर्ड प्लूरल में है, मतलब बहुवचन। तो एसिस ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन इज रेडियस, थर्ड ऑप्शन इज स्टेडियम एंड फोर्थ ऑप्शन इज एल्यूमिनी। तो यहाँ प्लूरल जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, एल्यूमिनी इज द प्लूरल वर्ड। ओके, रेडियस का रेडियाई हो जाता है, स्टेडियम का स्टेडियम्स, ऐसे कुछ। तो 90 का क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, एल्यूमिनी। ओके, ये रहा आपका मतलब लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो फिर वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और कमेंट तो पक्का करिए, कुछ करिए ना करिए लेकिन कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और मतलब कुछ समझ में आया कि नहीं, मेरे बताने का तरीका क्या था, और अगर कुछ कमी हो तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल थैंक्स टू ऑल।